तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन एनीवन कंफर्म? हाँ। ओके। तो आज का अपना लेक्चर है डेमो 1 और कल भी रहेगा डेमो 2। तो डेमो 1 एंड डेमो 2 दोज कुड बी द डिफरेंट वन, राइट? तो मतलब ये एक तरीके से डेमो नहीं है, मतलब एक डेमो क्लास होती है ना जनरली, तो ये डेमो क्लास नहीं है, ये दोनों के दोनों दैट कुड बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस फर्स्ट थिंग। ओके। तो जैसे सिलेबस का जो पहला 2 दिन 2 डेज होते हैं, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए डेमो, जिससे कि सामने वाले को किसी बंदे को ये पता चले कि हाँ एग्जैक्टली हमारा पैटर्न क्या है पढ़ाने का, हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको भी वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? तो अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो नेक्स्ट थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें वापस से रिपीट नहीं होंगी, राइट? तो ये जो है डेमो है, तो जस्ट इसको डेमो कंसिडर कर सकते हो, बट दिस कुड बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? तो थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स इसके आगे ही हम पढ़ाएंगे। क्लियर? तो इसको सिर्फ डेमो समझ के ये मत सोचना कि ये डेमो है तो फिर से हम ये रिकवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आज का एजेंडा क्या है अपना डेमो 1 में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें आज के जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है एग्जैक्टली। ठीक है? और आपको जो भी क्वेश्चंस लगते हैं, चाहे वो सिली क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको इमीडिएटली पूछना है। कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी हो, कोई भी डाउट रहता है तो डिस्कस करो। तो क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे, राइट, तो थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा और हम प्रॉपर कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है? तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में, उसके बाद फिर हम डाउनलोड करेंगे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स, क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए। ठीक है? और टाइम रहा तो आज इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो कल इंस्टॉल करेंगे। तो डेमो 2 में क्या होगा, सारी चीजें की इंस्टॉलेशन होगी, राइट? और उसके बाद हम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे कल से। और डेली का हमारा टारगेट होगा कोड लिखना और कोड लिखना, सिंपल सी बात है। हम थियरी पे फोकस हमारा सिर्फ 5% होगा और 95% फोकस हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा, कोड बेस। कोड लिख के ही हमें सारा काम करना है। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट दैट। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का अगर हमें कोर्स करना है, राइट, तो इसके लिए हमारा प्री कंडीशन क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर हमें काम करना है तो हमारा प्री कंडीशन क्या होना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट या प्री कंडीशंस क्या है हमारे पास? तो प्री कंडीशंस में पहली चीज ये हो कि बंदे को मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए। अगर चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग का कंसेप्ट उसके पता होने चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है? और अगर आपको नहीं पता है मैनुअल टेस्टिंग का एक बेसिक कंसेप्ट आपको लर्न करना है, तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हो मैनुअली, राइट? और अगर आप एक बार मैनुअल टेस्टिंग को पढ़ सकते हो, अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैनुअल टेस्टिंग का भी हमारे पास बैचेज होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बट दिस इज द प्री कंडीशन। एंड ये मैनुअल टेस्टिंग ऑलमोस्ट थियरी होता है, तो इसको देखा जाए तो 70% ये थियरी होता है एंड ऑलमोस्ट 30% ये जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जीरा पे कैसे काम करना, डिफेक्ट कैसे रेज करना, रिपोर्ट कैसे बनाना, टेस्ट केस कैसे लिखना, तो ये सब सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं। और 70% कंसेप्ट होता है कि जैसे हम रिग्रेशन क्या होता है हमारा, सैनिटी कब करते हैं, स्मोक कब करते हैं, राइट, डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एसटीएलसी क्या है, एसडीएलसी क्या है, राइट? तो ये सब हमारे कंसेप्ट होते हैं, तो जो थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली हमारा मैनुअल टेस्टिंग। अब बात आती है दूसरा, ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होती है उसका बेसिक पर्पस क्या है? तो जैसे आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का काम क्या है। अब जैसे कोई भी टास्क है, हम अगर उसको मैन्युअली करते हैं तो उसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मुझे टेस्टिंग करनी है, राइट? और टेस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन ओपन किया, लेट्स से facebook.com। और यहाँ पे हमने क्या किया कि लेट्स से कि हमारा फंक्शनैलिटी क्या कहता है कि अगर हमने यहाँ पे वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन हो जाना चाहिए, और अगर इनवैलिड डाले तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने इनवैलिड यूजर आईडी डाला, इनवैलिड पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली इसने क्या किया, लॉगिन नहीं किया, करेक्ट? तो ये हमारा अप्रोच है, तो मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर करेक्ट है हमारे एप्लीकेशन का।
तो यही सेम चीज अब अगर हम मैन्युअली कर सकते हैं तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अब ऑटोमेट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे वर्ड है यहाँ पे ऑटो, तो इसको डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली कि सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑटोमेशन होता क्या है। अब ऑटोमेशन जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो प्लस फॉर्मेशन एक तरीके से, तो जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अब ऑटो वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो आपको ऑटो का मतलब ये नहीं हो गया कि जो ऑटो रिक्शा होता है, बेसिकली ऑटो करने पे लोग वही समझते हैं कि ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा, ऐसा नहीं है। ऑटो का मतलब होता है, कीवर्ड का मतलब होता है मशीन। मतलब कोई भी टास्क अगर मशीन करती है तो वो टास्क हमारा क्या हो गया, उसको हम बोल सकते हैं कि ऑटोमेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी टास्क अगर मशीन करती है तो वो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया, ऑटोमेशन। अब जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप देखते हो, जैसे सपोज करो कि ये पानी की बोतल बनाने वाली कंपनीज, जैसे बिस्लरी हो गई, एक्वाफिना हो गया, राइट, ये सब आपकी हो गई बॉटल्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इनके यहाँ मशीन्स लगी हुई हैं और वो अपने आप पानी जो है बॉटल में पैकेजिंग करते हैं, सील करते हैं, राइट। हर एक चीज खुद से मशीन से होके वो पैकिंग वैकिंग होके सीधे प्रोडक्शन के लिए निकलती है बाहर। अब इंसान अगर यही काम करे तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो इंसान को बहुत सारी दिक्कतें होती है। एक तो अगर आपने 100 मान लो इम्प्लॉय को रखा अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो हमें सैटरडे संडे या मे बी संडे हमें छुट्टी देनी पड़ेगी, फिर उसमें से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं। हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। और गलती भी कौन करता है, इंसान ही करता है, राइट। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि एडवांटेज भी है इंसानों का, राइट। जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग है, तो मैनुअल टेस्टिंग में कभी बंद नहीं होने वाली। अगर आप ये सोचो कि ऑटोमेशन जो है एक दिन मैनुअल टेस्टिंग को खत्म कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना होगा कि अगर आज के डेट में मैनुअल टेस्टर 10 काम कर रहे हैं कंपनी में, तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में 2 ही काम करें, लेकिन 2 तो चाहिए कम से कम, ऐसे। तो ये मैनुअल टेस्टिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, सिर्फ ये मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन वही बंदे सरवाइव कर पाएंगे मैनुअल टेस्टिंग में जिनको प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज होगी, राइट। और साथ में जिनको ऑटोमेशन भी पता होगा। तो इसलिए कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, वो ऑटोमेशन स्किल्स के बंदे हायर कर रही हैं, भले ही उनको मैनुअल कराना हो सकता है ऐसा भी बहुत बार हुआ है, राइट, कि आपका इंटरव्यू ऑटोमेशन में होगा और ऑटोमेशन में इंटरव्यू होने के बाद आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि आपको फिर से वो मैनुअल दे दे, मैनुअल टेस्टिंग का काम दे दें। और ये मोस्टली मतलब 30 to 40% केसेस में हो रहे हैं आज के डेट में। क्यों, उसका रीजन ये है कि अगर ऑटोमेशन का बंदा हायर किया तो वो तो मैनुअल टेस्टिंग भी कर लेगा और जरूरत पड़ी तो ऑटोमेशन भी कर लेगा, दोनों काम कर सकता है। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग जो का बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग ही करेगा, दैट्स द रीजन। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रही है, ऑटोमेशन के बंदे को हायर कर रही है। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं वापस से कि ऑटोमेशन के फायदे क्या है। क्योंकि ऑटोमेशन का अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हम ऑटोमेशन क्यों करें, राइट। अब ये सारे एग्जांपल मैंने शायद अगर आपने डेमो लेक्चर का जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, तो आपको वहां पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल लेके समझाया था। तो आप लोग को वो पता है कंसेप्ट, इसका बेनिफिट क्या है कि इसको मुझे समझाना है कि ऑटोमेशन का बेनिफिट आपको पहले से पता है कि बताऊं मैं। सर वीडियो देखा है बट एक बार मतलब फिर से बता दीजिए तो शायद कंटिन्यू फ्लो में रहेगा। ओके, ओके क्लियर, ठीक है। तो सपोज करो कि जस्ट मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक एक्सेल ओपन किया, राइट। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप कंपनी के ओनर हो या फिर आप कंपनी में टेस्ट मैनेजर हो समथिंग, राइट। तो होता क्या है कि जब भी आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, राइट, एक नया प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट का एक बजट एलोकेट होता है, राइट। तो सपोज करो कि बजट हमारा हो गया 1 CR का, एक एग्जांपल के लिए कि 1 CR में हमें एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसका डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, सारी चीजें। अब उस बजट में से लेट से कि 20 लाख का बजट आपके पास था टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें डेवलपर बीए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। तो टेस्टिंग का बजट कितना रहा उसमें, पूरा का पूरा 20 लाख, राइट। अब 20 लाख में हमें ये काम करना है। अब एक बार प्रोडक्ट हमने डिलीवर किया 1 CR में, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की हमें मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जैसे मान लो अभी 2025 है, जिसमें हमें पहले इनिशियल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट बनाने की 1 करोड़ है, राइट।
फिर 2026 में क्या होगा कि प्रोडक्ट हमारा ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ मेंटेनेंस चलेगा, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ 25 लैक्स रहेगी, ऐसा समथिंग। फिर 2027 में हो सकता है कि इसकी कॉस्टिंग और कम हो जाए, 20 लैक्स ही बचे, ऐसे, क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट चल रहा है, राइट। तो मान लो अभी फर्स्ट टाइम जब हुआ आपका, तब यहाँ पे टेस्टिंग का बजट कितना था, 20 लैक्स। अब मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे एक टीम बनाएगा, राइट। अब टीम, क्योंकि एग्रीमेंट जब साइन होता है, तो मान लो इसने डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया, तो अगले 3 साल 4 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है क्लाइंट के साथ, राइट। कि भाई आपका ये डेवलपमेंट का इफर्ट, ये फर्स्ट ईयर का इतना चार्जेस होंगे, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका ये होगा, थर्ड वन ये होगा, ऐसे कंटिन्यूअस जब तक आप काम करवाओगे तब तक ये आपका होगा। बट मिनिमम 3 ईयर का एग्रीमेंट हमारा लेट से साइन होगा, ओके। तो 3 ईयर के लिए हमें प्रोजेक्ट मिल गया। अब हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है। अभी 3 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ, हो सकता है कि आगे चल के 3 साल का एग्रीमेंट और भी इसका इंक्रीज हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर हमने अच्छा काम किया तो क्लाइंट हैप्पी होगा, तो हमारा जो चीजें एक्सटेंड भी हो सकती हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए टेस्टिंग, एज ए डेवलपर, एज ए कंपनी ओनर, राइट। तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी स्मार्टली। अब सपोज करो कि 20 लैक्स का हमारा उसमें टेस्टिंग का बजट हो गया, 50 लाख का डेवलपमेंट का बजट हो गया, बाकी और सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होते हैं वो सारी बजट है। अब 20 लाख के बजट में हमें बंदे हायर करना है, राइट। अब उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, लेट्स से कि हमें एक टेस्ट लीड चाहिए, राइट। चलो मैनेजर को छोड़ दो, अगर एक टेस्ट लीड चाहिए, लेट्स से 2 सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और लेट्स से 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो क्या हमारा बजट इसमें सेट हो पा रहा है? तो चलो अगर हम एक लीड की बात करें, तो लीड को हमने पैकेज दे दिया 8 लाख का, जबकि ऐसा होता नहीं है, लीड का पैकेज 15 के ऊपर ही होता है। 2 SSC हैं, तो इनका पैकेज लेट से 8 लाख हो गया, 4 लाख इनका हो गया। और 3 SE हैं, इनका पैकेज लेट से 1.5 के आसपास है, 3 फ्रेशर्स हैं, राइट। तो समथिंग, तो हमारा 20 लाख का बजट हो गया ऑलमोस्ट। अब हमने इतनी टीम बनाई, एक इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए स्टार्ट किया, तो पहले साल हमने ये डिलीवर कर दिया, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि जो टेस्टिंग का बजट था, अब ये इस साल तो हमने काम किया अच्छे से, हमने ये सारी चीजें डिलीवर कर दी। अब नेक्स्ट ईयर जब इन्हेंसमेंट आया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का ही कॉस्ट कम हो गया, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कम हो गई। अब कम हो गई, तो इसमें टेस्टिंग का बजट में भी कितना होगा, सिर्फ 10 लैक्स। कि 10 लैक्स में सिर्फ हमें मेंटेनेंस निकालना है इस साल, और अगले साल हो सकता है 8 लैक्स, सिर्फ इतना ही बजट मिले टेस्टिंग का। तो फिर साथ में हम यही बंदे करेंगे क्या फिर? अब मान लो एक साल तो आपने काम करके निकाल दिया, 20 लाख का बजट था, लेकिन नेक्स्ट ईयर बजट कम हो गया, तब कंपनी क्या करेगी? या तो आपको, कंपनी के पास दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको मूव करेगी, और नहीं है तो हो सकता है कि आपको निकाले यहाँ से, क्योंकि उसको 10 लाख में एडजस्ट करना है। तो अब कंपनी किसको रखना चाहेगी यहाँ से? सिंपल सी बात है। तो हो सकता है कि पहले यहाँ से TL को उड़ाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है, और यहाँ से हो सकता है कि एक सीनियर बंदा रख ले जिसको नॉलेज अच्छा खासा है, और यहाँ से फ्रेशर्स को रख सकता है। तो फ्रेशर्स को रखेगा वो, क्योंकि इनकी पैकेज कम है, और इनको ट्रेनिंग दिया और ये स्मार्ट बंदे निकले, तो सस्ते में काम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो जो इन बंदों को हायर करेगी, उनमें से सारे के सारे ऑटोमेशन के बंदे हैं। अगर ये फंक्शनल हुए, तो बाद में ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, राइट। तो उससे अच्छा है कि कंपनी क्या करे, स्टार्टिंग में ही अगर ये सारे ऑटोमेशन के बंदे हायर करेगी, तो फायदा उससे क्या होगा, राइट। कि हमेशा टेस्टिंग की रिलीजेस रहती नहीं है, तो जब भी रिलीज आएगी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब बंदा खाली रहेगा तो उस टाइम पे वो टेस्ट केस को ऑटोमेट भी तो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2025 में हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस थे, राइट। और हमने क्या किया कि टिल ईयर एंड, इसमें से सपोज करो हमने 800 टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर 2026 में हमारे पास फिर से होगा, नया रिलीज आएगा, मतलब नया एनहेंसमेंट होगा, तो उसमें हमारे टेस्ट केसेस कितने हो जाएंगे, लेट से 200 बढ़ जाएंगे, तो टोटल टेस्ट केसेस हमारे पास कितने हो गए, 1200। बट यहाँ पे हमने फिर नेक्स्ट ईयर क्या किया कि लेट से 1100 ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि काम कम था,
पहले क्या था, पहले ईयर में 1000 टेस्ट केसेस थे, तो उसको हमें मैनुअल भी करना था और ऑटोमेट भी करना था, तब हमने इतना काम कर लिया, राइट। लेकिन अगर 800 ऑटोमेट हो गया तो सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में हमें 200 टेस्ट केसेस बचे थे और 200 नए इनहेंसमेंट के टेस्ट केसेस आ गए, तो ओवरऑल सिर्फ कितने टेस्ट केसेस बचे, 400 टेस्ट केसेस। तो मतलब काम 50% कम हो गया। जब 50% काम हमारा कम हो गया तो इधर हम आराम से 1-2 रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं इजिली। फिर यहाँ पे 1200 टेस्ट केसेस ऑटोमेट, और 1200 में से हमने सपोज करो इस बार 1100 टोटल ऑटोमेट कर दिया। फिर 2027 में हमारे पास लेट से 1500 टेस्ट केसेस हुए और उनमें से लेट से 1400 ऑटोमेट हो गया। तो ऐसे क्या होगा कि कम से कम रिसोर्स कैपेसिटी में हमारा काम बढ़ होता चला जा रहा है। नहीं तो होता क्या प्रॉब्लम, अगर यही सारे रिसोर्स मैनुअल के होते तो प्रॉब्लम क्या होती कि मान लो पहले साल आपने 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट मतलब टेस्टिंग में परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर 1200 हो गया, तो सेम रिसोर्स कैपेसिटी कैसे कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा ना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। और जबकि रिसोर्स बढ़ाने की तो छोड़ो, यहाँ पे बजट ही आधा हो गया है, तो रिसोर्स हम कहाँ से बढ़ाएं, हमें तो रिसोर्स निकालना है। फिर ऐसे ही तीसरे साल 1500 टेस्ट केसेस हो जाएंगे तो डेफिनेटली 2-3 रिसोर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, हमारा बजट कम हो रहा है। तो फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बजट भी नहीं है और बंदे भी हम ज्यादा नहीं रख सकते, तब यहाँ पे लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करें कि हम कम से कम चीजों में काम कर लें, राइट। तो यहाँ पे बंदों के ऊपर या तो प्रेशर दिया जाता है, उनको वीकेंड पे काम करवाया जाता है, मतलब एक एक बंदे से 2-2 बंदे का काम करवाया जाता है, राइट। या तो अब इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग क्या होने लगा कि भाई साहब एआई सीखो, एआई एंड मशीन लर्निंग सीखो, जिससे कि एआई एमएल पे का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, ऐसा करो कि तुम एक ही बंदा 4 बंदे का काम कर पाए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो पहले मैनुअल से चीजें कहाँ मूव हुई, ऑटोमेशन पे, फिर ऑटोमेशन से हमें फायदे होने लगे। अब यहाँ पे भी फिर से कॉस्ट कटिंग स्टार्ट है कि अब ऑटोमेशन को भी हम स्ट्रीमलाइन कैसे करें कि और सस्ता पड़ जाए ऑटोमेशन। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज करो विद इन ऑटोमेशन, जिससे कि ऑटोमेशन में भी अगर 4 बंदे जो काम ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट, उसको 2 ही बंदा कैसे करें। तो उसके लिए भी एआई एंड एमएल का कंसेप्ट आ गया। तो फ्यूचर अब क्या है, एआई एंड एमएल। तो यहाँ से अगर आपको ऑटोमेशन भी आती है तो आने वाले 2-3 सालों में आपको एआई एंड एमएल भी सीखना पड़ेगा कि इस ऑटोमेशन को भी ऑप्टिमाइज करके कैसे काम किया जाए। तो मतलब ओवरऑल अब ये कंसेप्ट है इन फ्यूचर का कि 10 बंदे का काम एक बंदा करेगा कंपनी में, सिंपल सी बात है। तो होगा क्या इससे प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम यही है कि अब 10 लोग में से एक लोग को अगर रखना है, 9 लोग को कंपनी निकालेगी, तो वही सरवाइव कर पाएगा जो अपने आप को अपडेटेड रखेगा टेक्नोलॉजी से। सिंपल सा टर्म है ये। नहीं तो आज नहीं तो कल इम्पैक्ट होना है। अब हर साल कंपनी में क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, हर साल एम्प्लॉयों को वो धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे कॉस्ट कटिंग के नाम पे। और होगा क्या, इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है मिड सेगमेंट के लोगों को होगा, मिड सेगमेंट। क्योंकि जो टॉप सेगमेंट है, जो हायर मैनेजमेंट है, राइट, उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई वही कंपनी ड्राइव कर रहे हैं। और एक्चुअल में आजकल के जो फ्रेशर्स निकलेंगे अब, राइट, जो चैट जीपीटी यूट्यूब से पढ़ के निकल रहे हैं, राइट, तो वो ज्यादा स्मार्ट होंगे, उनको पहले से नॉलेज होगा। जैसे अभी बहुत सारे एरिया में मैंने नोटिस किया पिछले 10-12 सालों में कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस जब उनको मैनुअल टेस्टिंग का हो जाता है या उनको जॉब चेंज करना होता है या उनके पास जॉब नहीं होती, तब वो जाके मजबूरी में ऑटोमेशन सीखते हैं। लेकिन आजकल के फ्रेशर्स इतना स्मार्ट हो गए हैं कि वो पहले से ही कॉलेज टाइम में होते हैं, राइट, और फाइनल ईयर में ही ऑटोमेशन सीख ले रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे कपल ऑफ एग्जांपल्स हैं, इतने स्मार्ट फ्रेशर मैंने देखे कि वो फाइनल ईयर में है, उनको पता है मुझे टेस्टिंग में जाना है, ऑटोमेशन में जाना है, तो वो फाइनल ईयर में कोर्स कंप्लीट होने से पहले ऑटोमेशन सीख रहे हैं और एज अ फ्रेशर ऑटोमेशन में ही मूव कर रहे हैं। तो सोचो इतना तेज हैं वो लोग, आने वाली जनरेशन, आने वाले जो बैचेस हैं अपकमिंग। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, फ्रेशर्स को ज्यादा टारगेट कर रही हैं, क्योंकि फ्रेशर्स को क्या है, सस्ते में रिसोर्स मिल गए और ट्रेंड रिसोर्स मिल गए। अब उनको सिर्फ काम देने वाला, उनको मॉनिटर करने वाला हायर लेवल का मैनेजमेंट एक काम कर लेगा। तो जो मिड सेगमेंट के बंदे हैं, जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, राइट, इन सब की जरूरत खत्म। तो इन सबको कंपनी धीरे धीरे निकालेगी।
तो ऊपर सीनियर मैनेजर या उसके ऊपर कोई ऐसा बंदा रखेगी कि जो एक डायरेक्शन सेट करेगा कि ये काम ऐसे होना है, फ्रेशर्स को गाइड करेगा, फ्रेशर्स अपने आप सारे काम करेंगे। तो इससे क्या हो गया, काम वही होगा और कंपनी में कॉस्ट कम हो जाएगा। और होता दूसरी चीज क्या है, इसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। तो जो बंदा फ्रेशर्स होता है उसमें क्या होता है, फुल एनर्जी होती है, क्योंकि वो जस्ट कंपनी को ज्वाइन किया है, तो 2-3 साल तक उसके अंदर फुल एनर्जी होती है, फुल काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बंदा सीनियर होता जाता है, जैसे जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके साथ क्या चीजें आती हैं लाइफ में कि वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो फिर उसकी शादी हो जाती है लेट से, फिर उसके पास बच्चे होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। तो उसका फोकस धीरे धीरे वर्क लाइफ बैलेंस में आने लगता है कि हमें काम भी करना है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, तो लाइफ में लोन शुरू हो जाते हैं, टेंशन शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सब सारी चीजें आती है, तो वो फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाता, वो डिलीवरी नहीं कर सकता। अगर वो फोकस इधर होगा तो फैमिली में प्रॉब्लम होगी, फैमिली में फोकस होगा तो ऑफिस में प्रॉब्लम होगी, और ये वर्क लाइफ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। और आप लोग आए दिन तो न्यूज सुन ही रहे हो कि जैसे नारायण मूर्ति का न्यूज आया कि हमें एक वीक में 70 घंटे काम करने चाहिए, राइट। और अभी कल एलएनटी के जो चेयरमैन है, एलएनटी इन, पता है ना, लॉरेंस एंड टर्बो, तो एलएनटी के चेयरमैन का आया कि हमें एक वीक में 90 घंटे काम करने चाहिए, हमें सैटरडे संडे भी घर नहीं रहना चाहिए, हमें सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने तो ऐसा स्पीच दिया कि हम घर क्यों क्यों छुट्टी ना ले, छुट्टी लेके हम घर पे करेंगे क्या, बीवी को मैं देखो, बीवी हमें देखे, क्या फायदा। मतलब लिटरली ऐसा वर्ड यूज किया। और आज आप देखोगे, आज तो वो वायरल हो रखा है, ये कल की न्यूज है। तो मतलब लोग इनकरेज ऐसा कर रहे हैं कि हमें काम 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 एंड काम करना चाहिए, और लोग वैसे ही लोगों को हायर कर रहे हैं आज के डेट में। अब जिस कंपनी का माइंडसेट ही यही है, राइट, कि सिर्फ काम करवाना है एम्प्लॉइयों से और वर्कलोड बढ़ा बढ़ा के देना है, तो कैन यू इमेजिन कि क्या होगा फ्यूचर। इसका ड्रॉबैक्स भी बहुत है, क्योंकि अगर हम अपने आप को वैसा प्रिपेयर नहीं किए कि हमें, हाँ, 12 घंटे का काम करने की अगर हमारी आदत नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी फिर हमें, राइट। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि ये आदत बनाए कैसे है। तो लेट्स से कंपनी में 8 घंटे की आपकी आदत है, 8 आवर्स आप कंपनी में काम करते हो, तो कम से कम आप 2 to 3 आवर घर पे बैठ के अपनी स्टडी करो, नई चीजें सीखो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, जो हमारी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गई, चाइना हो गया, रसिया हो गया, राइट, जापान हो गया, तो पहले जब तक ये कंपनी मतलब ये कंट्रीज डेवलप्ड नहीं थी, तब ये कंट्रीज मोर देन 50 to 60 आवर्स पर डे काम कर रही थी, इनके 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 जो लोग थे। फिर बाद में जब ये कंट्रीज डेवलप्ड हो गई, तब ये जाके धीरे धीरे पॉलिसी लाने लगे, 40 आवर्स, 45 आवर्स, 50 आवर्स समथिंग, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी, अब इंडिया में भी क्या है, इंडिया भी फिफ्थ इकोनॉमी बन चुका है। अगर इसको हमें ग्रो करना है, तो ये ग्रो कैसे होगा, बेसिकली हम लोग से ग्रो होगा। हम जितना एफर्ट डालेंगे, राइट, उतना ही ज्यादा कंट्री ग्रो होगा। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, एक सर्वे में पता चला कि एक वीक में ऑलमोस्ट 50 आवर्स, मतलब 42% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट फैक्ट की, कि इंडिया की 42% जो पॉपुलेशन है, वो ऑलमोस्ट एवरी वीक 50 आवर्स वो सिर्फ रील्स देख रही है। कैन यू इमेजिन ये क्या हो रहा है, कि अगर हमारी 42% पॉपुलेशन एवरी वीक सिर्फ 50 आवर्स टाइम वेस्ट कर रही है कहाँ, रील्स देखने में, तो मतलब गलत है कि नहीं है। ऑफकोर्स गलत है। वो 50 आवर्स को कहीं यूटिलाइज किया जा सकता था। वही चीज हम भी कर रहे हैं। हमें कंपनी में 8 घंटे काम करना है, अगर हमें 10 घंटे काम करना पड़ता है तो हमें टेंशन होती है। लेकिन हम वही चीज घर जाके फिर से वही टाइम हम सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स पे, राइट, इंस्टा पे, रील्स पे, कहीं ना कहीं वो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे अच्छा कि वो टाइम को हम लर्निंग में ही यूज करें ना, उससे कंपनी का भी फायदा है, और अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, तो वो हम क्यों ना करें। तो इसलिए कोई बोलता है कि 60 आवर करना है, 70 आवर करना है, या 90 आवर करना है, अपनी जगह पे सब सही है। क्योंकि अगर आप इंगेज हो गए तो कम से कम ये फालतू के टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाएगा।
और आप अगर यंग हो और सही डायरेक्शन में अगर आपने अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो बहुत सारी चीजें क्विकली सीख लोगे कम टाइम में, जो कि फ्यूचर में आपके लिए भी अच्छा होगा। और आप अगर ग्रो करोगे तो आपको उस कंट्री तो ग्रो करनी ही है। तो ये सब लॉजिक है बेसिकली, राइट। तो इसीलिए जब आपसे कंपनी ज्यादा काम करवाएगी तो कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का फायदा हुआ तो ऑफकोर्स वो ज्यादा ग्रो करेगी तो ज्यादा टैक्स सरकार को मिलेगा, तो कंट्री भी तो ऐसे ही ग्रो करती है ना। तो ओवरऑल हर चीज डिपेंड अपने एम्प्लॉइयों पे है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं भी इनके बातों से वैसे मैं एग्री हुआ, मैं तो वैसे भी ऑलमोस्ट 7 डेज काम करता हूँ, एवरेज 12 आवर्स। मेरा भी अपना यही मानना होता है कि मैं एवरी डे 12 आवर्स का मेरा टारगेट होता है काम करने का मिनिमम। तो मिनिमम मैं 12 आवर्स एवरी डे, मतलब 7 डेज काम करता हूँ, जस्ट नॉट फॉर द कंपनी बट अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्टडी करना, ट्रेनिंग देना जैसे आप लोग को। तो सैटरडे संडे में मैं फुल डे फिक्स पढ़ाता हूँ, राइट। 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज की, राइट। तो इससे मेरा भी फायदा होता है कि मैं कम से कम चीजों के टच में हूँ, आप लोग को ट्रेंड भी कर रहा हूँ, राइट। इससे अर्निंग भी हो रही है और मैं नई चीजें भी सीख भी रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी फायदा है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है अदरवाइज। तो हम टाइम वेस्ट करने को बचा रहे हैं, अपने टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सिंस लास्ट 15 ईयर आई एम डूइंग सेम थिंग। तो जिससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला, मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को सीखा। आज के डेट में ऑटोमेशन इंजीनियर होते हुए, मतलब ऑटोमेशन टेस्टर होते हुए भी मैं 9 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकता हूँ। कम से कम 15 डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स पे, सॉल्यूशंस पे काम कर सकता हूँ। मुझे किसी दिन दे दो, मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपर भी काम कर सकता हूँ, मैं एज ए एआई डेवलपर काम कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें आई कहाँ से, क्योंकि पिछले 15 सालों से मेरी कंटिन्यूटी जो थी, हैबिट थी, वो क्या थी, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना। और जब भी मैं कोई चीज लर्न करता हूँ प्रॉपर इन एंड आउट, तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक कोर्स बनाता हूँ और उस कोर्स को डिलीवर करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो कोर्स बैक टू बैक जब लोगों को मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरा रिवाइज होता रहता है और कंटिन्यूएशन में रहता है, तो जिससे मुझे भी फायदा होता रहता है उसका, राइट। तो ऐसी चीजें हैं लाइफ में कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करें बेसिकली। तो यही चीजें मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम आज से ही, क्योंकि इंस्टा चलाने से होता कुछ नहीं है। आप फील करके देखो, मेरे पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, ना ही फेसबुक, ना ही इंस्टा, नहीं। मैं व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा एक टाइम है व्हाट्सएप देखने का, फ्री होऊंगा तभी व्हाट्सएप देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। नहीं तो रात में कभी देखूंगा 1 घंटे आधे घंटे के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, फालतू की चीजें वो भी नहीं। तो कभी कभी आप मुझे मैसेज भी करोगे, मैं मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड करूंगा कि नहीं करूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी चीजें हैं कि जिस चीज को आप यूज करना है उसका कोई बेनिफिट है तो यूज करो। तो व्हाट्सएप को सिर्फ मैं मैसेजिंग के लिए यूज करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज और कुछ नहीं। ना ही मेरे पास इंस्टा है, ना ही फेसबुक है, ना ही मैं रील्स देखता हूँ, कुछ नहीं। तो ये चीजें आपको भी करनी चाहिए। अब मैं सजेस्ट सिर्फ कर सकता हूँ क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एक टाइम हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर आप यूज टू हो चुके हो, राइट। लेकिन जैसे ही आप लाइफ से ये सब चीजों के डिस्ट्रैक्शन, ये लाइफ के डिस्ट्रैक्शन है, इनको हटा दिया तो आप फोकस्ड हो जाओगे। सिंपल सी चीज है। और फोकस्ड हो गए तो आप नई चीजें सीखना स्टार्ट कर लोगे। और वही चीज हो गया कि वही टाइम जो वहां से बचाओगे वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया कि सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस पूरे लाइफ में क्या है, खुद पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेट से कि 5,000 हर महीने एसआईपी में डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, राइट। एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अब मगर मान लो कि आपने 5,000 बचाते बचाते सिर्फ मान लो 5 साल तक काम किया, तो एक साल में लेट से 60,000 आपने एसआईपी में डाला फॉर एग्जाम्पल के लिए, और 5 साल में आपने कितना डाला, 3 lakhs। सिंपल सी चीज है। और हो सकता है 5 साल में वो लेट से डबल तो होता नहीं है, लेकिन मैं मान लो डबल भी हुआ तो टोटल कितना प्रॉफिट आपको दिया, 6 लाख। सिंपल सा। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूं कि एक साल में जो आपने 60,000 रुपए उधर लगाए, अगर मैं कहता हूं कि अगर साल में लेट से इसको कम कर लो थोड़ा सा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट की आदत है तो करो। मैं कहता हूं तुम यहां से सिर्फ 40 लगाओ और यहां से 20,000 निकाल के अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। अब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का क्या है, सिर्फ 2 चीज पे। एक अपनी हेल्थ पे, राइट। तो हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
राइट। तो हेल्थ ये आपके लिए मैन पावर का काम करता है। तो 20,000 में से आप अपनी हेल्थ पे करो, जैसे जिम जाओ, जुम्बा करो, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स ज्वाइन करो जहाँ पे 1-2 घंटे टाइम आप दे सकते हो। तो आप वहां पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, लेट से 5K कर सकते हो मंथली, और 15K या साल का समझ लो, जैसे भी आपको समझ में आए। और ये आप एक स्किल्स पे करो, लेट से कोई भी नया कोर्स सीख लो कहीं से भी। अगर आपको पढ़ने की आदत है, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो फ्री में, तो दैट्स गुड। लेकिन अगर कहीं से कमर्शियल भी मिल रहा है कि यूट्यूब से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहां इन्वेस्ट करो। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फायदा अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपने 1 साल दिया 15K एडिशनल खर्चा करके अपने हेल्थ के लिए और सारी चीजों के लिए, तो जो आप 5K यहाँ पे कमा रहे थे, जैसे मान लो कि पर मंथ 5K कर रहे थे और आपकी सैलरी लेट से 50K थी, राइट। तो कहीं ना कहीं फिर आप 1 साल में सारी चीजें सीख के आप चेंज करोगे जॉब को, तो 50 से आपकी सैलरी मिनिमम 80K हो जाएगी। और अगर आपने चेंज नहीं किया, तो आपकी पहली सैलरी 50K थी, तो 52 होगी, 53 होगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा हर साल। लेकिन आप 1 साल में सीधे 80 पे जा सकते हो, तो आपका अर्निंग सोचो बढ़ गई कि नहीं। और फायदा भी क्या हुआ, कि रेदर देन फिर आपका यहाँ पे जो 40K कर रहे थे 60K करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब SIP भी चल रहा है। लेकिन एक एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास, कि कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसलिए सबसे पहले जब भी पैसा है तो अपने ऊपर सोचो कि हम अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का सिर्फ 2 ही तरीका है, एक अपना हेल्थ और एक अपनी स्किल, सिंपल। तो ये 2 चीज पे आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा करना है, इसके लिए हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसे निकाल के रखना है। तो जैसे फ्यूचर में अभी मान लो आप ऑटोमेशन सीख रहे हो, तो कल के ऑटोमेशन सीख के ऑटोमेशन में मूव कर गया, तो आपको रुकना नहीं है। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद फिर से देखो कोई नया टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। आप AI सीख सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, डेटा साइंस सीख सकते हो, जो कि कंटिन्यूएशन में आपको हेल्प करे आगे ग्रो करने में। और आपकी सैलरी भी मल्टीप्लाई, कि अभी मान लो आपकी सैलरी 5 साल का एक्सपीरियंस में 10 लाख की सैलरी है, तो हो सकता है 10 साल के एक्सपीरियंस पे आपकी सैलरी 80 लाख होनी चाहिए। क्योंकि वो स्किल्स अगर आपके पास होगा तभी होगा। तो वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक प्रॉपर प्लान से होगा। तो ये चीज आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, एक दिन में कुछ नहीं होना है। और अगर आप ये सोचो कि आज जॉब नहीं है, अब हमें मजबूरी में पढ़ना है, तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वो इतना प्रेशर होगा है, एक तो कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और उस प्रेशर में आप पढ़ नहीं सकते अच्छे से। तो ये एक मुश्किल हो जाता है। और जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, तब आप जब पढ़ते रहते हो कंटिन्यूएशन में, तो वो आप उस चीज को लर्न कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। और वही पैटर्न होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए सेम कंसेप्ट को कंपनीज भी यूज कर रही है। कंपनीज का भी सिंपल सा काम है, हाई प्रोडक्टिविटी विद इन लेस इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करेंगी, हमेशा बंदे कम करते जाएंगी और नई नई टेक्नोलॉजी लेंगी, जिससे कि वही बंदा, एक ही बंदा 10 बंदों का काम कैसे करे, उसके बारे में ही सोचना है। और वही हमारा फ्यूचर होता चला जाएगा। तो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसलिए ये आपका पहला स्टेप है, कि कितनी सारी चीजें मैनुअल से ऑटोमेटेड हो, राइट। तो मैनुअल जितनी भी चीजें हैं वो जितने जल्दी ऑटोमेट हो जाएंगी, फिर ऑटोमेट होने का मतलब मशीन काम करना शुरू कर देगा, तो फिर आगे चल के AI जब मशीन में इंटीग्रेट होगा, तो फ्यूचर क्या होगा, फिर वो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बन जाएगा। तो अभी आप ऑटोमेशन ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर क्या है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, मतलब मशीन के पास भी अपना खुद का दिमाग होगा। उसको हम इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बोलेंगे। ज्यादा नहीं, 3 से 4 सालों के अंदर आप ये फील करना स्टार्ट कर लोगे कि अब कंपनी की डिमांड क्या हो गई, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की। तो यही आपका भी फ्यूचर आगे है। और ऐसे आपका रोड मैप होना चाहिए किसी काम को करने का, किसी चीज टेक्नोलॉजी को सीखने का। तो इज इट क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, गुड। तो चलो फिर आगे बात करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन, हम क्यों कर रहे हैं, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। तो डेफिनेटली जब जागो तभी सवेरा, कभी भी लेट नहीं होता किसी चीज के लिए, कि ये एक सोचो कि हम लेट हो गए तो लेट नहीं हुआ। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि जब समझ में आ गया तभी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये टाइम है, ये तो बीत रहा है। तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एक ही चीज याद रखो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अगर आपका 1,000 रुपये आज चला जाए, कहीं गिर जाए, तो आपको दिन भर अफसोस होगा। लेकिन वही एक दिन अगर आपने कहीं वेस्ट कर दिया पूरा,
जैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको सिंपल सा लॉजिक है ये सब लाइफ के, कि जैसे मान लो कि किसी की सैलरी 30,000 है, एक एग्जांपल लेता, तो उसकी पर डे इनकम कितनी हो गई? 1K। सिंपल सा हो गया 1K। और 1K में अगर वो डेली मान लो 8 घंटे ऑफिस में काम करता है या 10 घंटे काम करता है सपोज करो, तब उसको एक दिन में 1,000 रुपए मिलते हैं। तो एक दिन की आपके मतलब 1 आवर की सैलरी कितनी हो गई? 100 रुपीज। अब अगर आप ऐसे ही फालतू में 2-4 घंटे बिता दिए, 5 घंटे मान लो एक दिन आपने बिता दिया फालतू का वीकेंड पे ऐसे घूम टहल के, राइट, तो आपके 500 रुपए चलेगा एक तरीके से। अगर ये 500 रुपए का नोट आपका गिर जाए तो आप 4 बार खोजोगे उसको। लेकिन वही 5 घंटे टाइम हम वेस्ट कर देते हैं सीरीज देख के, कुछ चीजें करके, राइट, लेकिन उसमें हमें अफसोस नहीं होता। लेकिन दैट्स द रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपका वही टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी है। तो इसको टाइम पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स जब आप मेरा ज्वाइन करोगे तो मेरे कोर्स में एक चीज मैंडेटरी होता है, वो होता है टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा, दैट्स इट। विदाउट टाइम दिए हुए आप नहीं सीख सकते, क्योंकि हर चीज मैं प्रैक्टिकल करूंगा और प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास ज्वाइन करो, नहीं है तो मत करो, सिंपल लॉजिक। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे प्री कंडीशन था। तो प्री कंडीशन में पहली चीज हो गई कि आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए, और दूसरी चीज आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, और तीसरी चीज आपके पास टाइम होना चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जावा आती है नहीं आती, डजेंट मैटर, राइट। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड के हो आप, चाहे इंजीनियरिंग किया हो नहीं किया हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मैकेनिकल हो, कोई मुझे मैटर नहीं करता। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अगर टाइम है और आपके पास लैपटॉप है तो जावा क्या, आपको मैं 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा सकता हूँ, इजिली आएगा आपको। लेकिन यही चीज मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप जब तक चीजें करोगे नहीं तब तक वो आएगी नहीं। ओके, नाउ ऑटोमेशन की बात करते हैं। तो ऑटोमेशन में आज के डेट में जो सबसे पॉपुलर टूल्स हैं वो क्या है? सेलेनियम है, और साइप्रेस है, एंड प्लेराइट है। और ये जो टूल्स है ये सब ओपन सोर्स है, फ्री है। तो सेलेनियम आज से नहीं, सेलेनियम को मार्केट में आए हुए 20 ईयर्स हो गए, और साइप्रेस को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, और प्लेराइट को ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स, मतलब देखा जाए तो। और अब जाके ये बूम पे आ रहा है। तो हुआ क्या कि आने वाले टाइम पे, अभी तो सेलेनियम क्योंकि बहुत पुराना था, तो जैसे जावा बहुत पहले से है मार्केट में और आज भी पॉपुलर है, वही सेम चीज सेलेनियम के साथ भी है। तो सेलेनियम इतना पुराना टूल हो चुका है कि इसको सारी इतनी कंपनियां यूज कर रही हैं आज के डेट में। तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर लिया एक तरीके से, राइट। और प्ले राइट जो है, ये ऐसा टूल है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अभी सेलेनियम के पीछे गूगल काम कर रहा है, और प्ले राइट के पीछे कौन काम कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। और प्ले राइट ये टूल बना ही इसलिए है कि जो सेलेनियम में ड्रॉबैक्स थे, जो भी चैलेंजेस थे सेलेनियम के, उसको ओवरकम करके प्ले राइट टूल बनाया गया है। तो मतलब आने वाले टाइम पे हो सकता है 1-2 साल 3 साल में आपको प्ले राइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलेनियम तब तक चुप बैठेगा। जो सेलेनियम के अंदर प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से प्ले राइट पॉपुलर हो रहा है, अगर वो सेलेनियम ओवरकम खुद से कर लिया, तब तब इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। और कोई भी मार्केट से आउटडेटेड तो होगा नहीं, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको लाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट करंट मार्केट के हिसाब से देखो तो 80% ऑटोमेशन अभी भी पूरे मार्केट में डोमिनेटिंग क्या है? सेलेनियम है, ठीक है। अब सेलेनियम भी क्या है? मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट है selenium.dev, ओके। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाके आप सेलेनियम के बारे में पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें हैं। स्पेशली इसकी अबाउट में जाओ तो अबाउट सेलेनियम पे ये सब चीजें जाके जरूर पढ़ो, क्योंकि कोई काम करने जा रहे हो तो उसके बारे में समझो कि ये क्या है। तो यहाँ पे पहली स्टोरी स्टार्ट हुई 2004 में, 2004 में थॉटवर्क्स इन शिकागो। अब ये थॉटवर्क्स जो कंपनी है ये आपकी यरबदा में भी है, पुणे में, राइट। तो ये कंपनी ने स्टार्ट किया इसका इकोसिस्टम, ये सारी चीजें, ये सारी कंपनीज हैं जो इसको फंडिंग करती हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, राइट। तो ये सारी कंपनीज हैं जो इसको फंड करती हैं,
सेलेनियम को डेवलप करने के लिए, जो डेवलपर स्वयं को पैसे देने के लिए, सारी चीजें, राइट। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन इसका बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हो क्या है कैसे है, राइट। बट ये सब सारी डिटेल्स हम आगे चल सर के देखेंगे फंड इससे। करती मीन्स क्या फंड करती मीन्स क्या करती सर? फंड करने का मतलब होता है कि ये ओपन सोर्स है सेलेनियम। सेलेनियम को अगर आप यूज करते हो ये तो आपसे पैसा लेता नहीं है, लेकिन इसको डेवलपमेंट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए तो डेवलपर जो काम कर रहे होंगे वो तो पैसे लेते होंगे, तो उनको पैसा कहाँ से आएगा? ये तो किसी से पैसे ले नहीं रहा। तो इसको लिए ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी यहाँ पे अपने पास, जो इसको फंडिंग करते हैं, मतलब पैसे देते हैं सेलेनियम को कि सेलेनियम मार्केट में रहे। ऐसे समझो जैसे होता है चैरिटीज होती है ना, चैरिटीज, चैरिटीज मतलब समझते हो? तो चैरिटी में क्या होता है कि वहां पे चीजें फ्री में मिलती हैं, सारी चीजें जो चैरिटी करते हैं लोग, राइट। जैसे चैरिटी मतलब ऐसे समझ लो छोटे बच्चों की कोई हॉस्पिटल हो गया या स्कूल्स हो गए, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है बेसिकली। तो वहां पे बच्चों को फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन उस ट्रस्ट को कहीं से डोनेशन मिलता है ना काम करने के लिए। यस। तो वही टाइप की चीज हो गई। तो सेलेनियम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी बन गई मान लो, और इस ये दुनिया के लिए फ्री में सारी चीजें दे रही है सॉफ्टवेयर। तो इसको डोनेशन कहाँ से मिलेगा? तो ये कंपनी सारी इसको डोनेट कर रही है, फंडिंग कर रही है, एक तरीके से समझ लो। क्लियर हुआ फंडिंग का मतलब? हाँ यस सर। ओके। तो यहाँ से सेलेनियम के बारे में और आपको जानना है तो सेलेनियम एक चीज कहता है कि इसका डेफिनेशन एक लाइन में आप डिसाइड कर सकते हो। तो सेलेनियम ऑटोमेट्स द ब्राउजर्स, दैट्स इट, मतलब एक लाइन में डेफिनेशन। तो सेलेनियम हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सिंपल सी बात हो गई, जहां पे कोई भी वेबसाइट, जो चीजें आपके ब्राउजर में खुलती हैं, जिस एप्लीकेशन को आप ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हो, सेलेनियम उसको ऑटोमेट कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब जिस चीज को, जैसे मान लो स्काइप है, स्काइप एक अलग एप्लीकेशन हो गया, इसको आपने ब्राउजर में ओपन किया है? नहीं। इसको आपने स्टैंड अलोन इंस्टॉल किया है, तो इसको ऑटोमेट नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो वेबसाइट, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, इसको हमने इधर ओपन किया हुआ है, राइट। तो ये वेब पे ओपन है? नहीं है, तो इसको ऑटोमेट नहीं कर सकता। तो मतलब जो चीजें आप ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, जैसे कोई भी वेबसाइट हो गई इनफैक्ट, तो ब्राउजर में क्या ओपन होता है? वेबसाइट। तो जो चीजें भी ब्राउजर में ओपन हो गई, सेलेनियम उसको ऑटोमेट कर सकता है। तो बेसिकली सेलेनियम का जो पर्पस है ऑटोमेशन का, ये वेब ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। तो वेब ऑटोमेशन का मतलब समझ गए ना, वेबसाइट ऑटोमेशन के लिए। तो वेब ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम यूज होता है। अगर आपके पास वेब नहीं है तो आप सेलेनियम काम का नहीं है, फिर आपको दूसरा टूल सोचना पड़ेगा। ओके। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाओ, तो सेलेनियम की पॉपुलैरिटी क्यों है अब ये समझते हैं। तो सेलेनियम के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि सेलेनियम इन 5 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सेलेनियम इन 5 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको मान लो C# या .NET आती है, तब भी आप सेलेनियम पे काम कर सकते हो। अगर आपको रूबी आती है तब भी कर सकते हो, जावा आती है तब भी, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट। तो ये 5 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज अगर आपको आती है, राइट, तो आप सेलेनियम में काम कर सकते हो, इस टूल को यूज कर सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके। तो आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको इन 5 में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए। मान लो सेलेनियम तो आपको सीखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिसीजन लेना चाहिए ना, कि आप, कुछ लोग मेरे पास कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे मैनुअल का एक्सपीरियंस है, नाउ आई वांट टू मूव इनटू द ऑटोमेशन। तो उनको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे ऑटोमेशन करना है, लेकिन भाई ऑटोमेशन की इंडस्ट्री भी तो बहुत बड़ी है, उसमें से कौन सा टूल करना है? अब जैसे मैंने ये तो 3 बताए, लेकिन हमारे पास 24 कोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे टूल हैं मार्केट में, राइट। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है? कि जब कभी कभी कुछ बंदे आते हैं कि हमारी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है और कंपनी ने बोला है कि ये टूल सीख लो, तो वो बंदे आके बोलेंगे कि मुझे ये सीखना है। अब कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि आप सजेस्ट करो, क्योंकि जिस जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, जॉब लेना। अब जिसको जॉब लेना है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा, तो उसको ऐसे टूल सीखना पड़ेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मार्केट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हो। तो ऐसी चीजें होती हैं, राइट। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो पहले उसके बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉपुलर टूल हैं, किसमें जॉब सबसे ज्यादा है, राइट। सिंस यू ऑलरेडी आस्क्ड मी टू यूज द
सेलेनियम विद जावा। तो मैं ये बैच आपकी सेलेनियम विद जावा की है, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जॉब एंड सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो सेलेनियम विद जावा की ही है आज के डेट में। तो सेकंड नंबर पे फिर क्या है, तो सेकंड नंबर पे पाइथन है। तो जावा के अलावा अगर आप यूज करना चाहो तो सेलेनियम विद पाइथन की भी वैकेंसीज मार्केट में है, बट ये सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आपका सी शार्प आता है, फोर्थ नंबर पे जावा स्क्रिप्ट, एंड फिफ्थ नंबर पे रूबी। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। तो इसमें से कोई एक लैंग्वेज अगर आपने सीख लिया तो आप इजिली ऑटोमेशन कर सकते हो। अब इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ। इसमें से सबसे आसान जो है सीखना वो है पाइथन। तो पाइथन इज प्रिटी मच इजियर लैंग्वेज, लेकिन लॉजिक इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि लॉजिक तो अपने आप से हमें बनाना पड़ता है। मतलब पाइथन सीखने का सिंटैक्स, जो सिंटैक्स होता है बेसिकली ऐसे समझो, वो इसमें आसान है, और जावा में सिंटैक्स ज्यादा है। बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन दोनों में और एक चीज है कि अगर आपको पाइथन अभी सीख लिया तो जावा सीखने के लिए फिर से आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अभी जावा सीख लिया तो पाइथन के लिए आपको दोबारा क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ लर्निंग से 10 दिन के अंदर पाइथन खुद से सीख सकते हो। तो ये एडवांटेज है। तो इसलिए क्योंकि आपको अभी, क्योंकि मेरे पास दोनों बैचेस रहती हैं, कोई पाइथन में करना है तो पाइथन में कर सकता है, किसी को जावा में करना है तो जावा में कर सकता है। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, क्योंकि आप अभी इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो यू कैन गो विद जावा। तो अगर आप जावा सीख लेते हो तो पाइथन तो अपने आप फ्यूचर में सीख लोगे। लेकिन अगर आज पाइथन सीखते हो तो जावा बाद में टफ लगेगी आपको अल्टीमेटली। बट पहले जावा सीखोगे तो पाइथन आसान हो जाएगा। तो दैट्स द थिंग। ओके। बट फ्यूचर में पाइथन सीखना पड़ेगा आपको जावा के साथ, क्योंकि जब वगैरह कुछ करोगे तो वहां पे पाइथन पिक्चर में आएगा, जो कि सेल्फ लर्निंग का पार्ट होगा बेसिकली। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसे सोचती हैं, और अगर आपको नॉलेज हो तो आप उनको गाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन जावा स्क्रिप्ट में बना है तो हमें सेलेनियम विद जावा स्क्रिप्ट चाहिए। अगर हमारा इस एप्लीकेशन जावा में बना है तो मुझे सेलेनियम विद जावा चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आपका एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी में बना हो, जैसे मान लो डॉट नेट में बना है, तो आप जावा के साथ भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। तो जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि पीएचपी में बना है, राइट। ये एप्लीकेशन है जिसपे आप आगे चल के ऑटोमेशन करोगे, राइट। तो ये एप्लीकेशन जो है ये बना किस में है, पीएचपी एंड माई सिक्वल में। मैं इसको जावा से ऑटोमेट करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी एज इट इज नहीं है कि आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज ही सीखना है, राइट। तो एक भी लैंग्वेज इसमें से आपको कोई भी आती है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। अब इसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा फायदा सेलेनियम का, कि सेलेनियम मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ब्राउजर्स, और यहाँ पे आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो सेलेनियम जो है वो आपका मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, मतलब इन सारे ब्राउजर्स पे किसी भी ब्राउजर में आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, राइट। सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ये सारे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, इन सबको सपोर्ट करता है। तो मतलब ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या हो गया, एक तो फ्री है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, मल्टीपल ब्राउजर को सपोर्ट कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो क्यों ना लोग इसको यूज करें, ट्रस्टेड है, 20 ईयर से लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये पॉपुलर है सेलेनियम। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया कि अब ऑटोमेशन में सेलेनियम के बारे में, कि सेलेनियम है क्या एग्जैक्टली, राइट। अब लेट्स से हमें सेलेनियम एंड जावा पे हमें काम करना है। ओके। तो सबसे पहली बात अब हम करेंगे कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीजों की है सेलेनियम विद जावा में। तो सेलेनियम विद जावा में हमें रिक्वायरमेंट होगी, पहला, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से आपको जावा चाहिए, तो जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, 17। क्यों करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। दूसरी चीज, हमें एक एडिटर चाहिए। एडिटर का मतलब आप कोड कहाँ लिखेंगे, तो कॉलेज टाइम पे तो हम नोटपैड में लिखते थे, लेकिन अभी हमें नोटपैड में नहीं लिखना है, राइट। तो हमें एडिटर चाहिए। तो जो पॉपुलर एडिटर है वो है एक्लिप्स और इंटेलिजा, और आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो।
राइट। तो ये सब पॉपुलर एडिटर्स है, तो इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज है कि हमें सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए होगी, क्योंकि सेलेनियम में काम करना है तो सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए। और चौथा रिक्वायरमेंट हमारे पास है, हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट बोलो या एप्लीकेशन, जिसकी हमें ऑटोमेशन करनी है। तो ये मिनिमम 4 चीजों की हमें अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। राइट। तो चलो देखते हैं कि ये चीजें कहाँ से डाउनलोड होंगी और आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आज का काम यही होगा कि आपको इसको डाउनलोड करके एक फोल्डर में रखना है, और कल मैं क्या करूंगा, किसी एक के सिस्टम पे इसके इंस्टॉलेशन करूंगा, और सब लोग देख देख के सेम एक्टिविटी अपने अपने सिस्टम पे करोगे। राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, स्टेप 1, डाउनलोड ऑल एबव सॉफ्टवेयर। तो ऊपर के जो सॉफ्टवेयर है उनको हमें डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, लेट्स सी। ओके, तो आपको जाना है, सर्च करना है सबसे पहले से डाउनलोड जावा या जेडीके लिखो, जेडीके 17। अब 17 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जावा का सबसे जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो जावा 21 है। राइट। बट अभी इंडस्ट्री के सारे सॉफ्टवेयर 21 पे माइग्रेट नहीं हुए हैं। अभी इंडस्ट्री माइग्रेट कहाँ से हुई है, जेडीके 1.A से 11 पे। तो अभी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है 1.8 से 11 तक, लेकिन हमें एक कदम इनसे भी आगे रहना है, तो हम 17 चूज करना है इसलिए, क्योंकि 17 इन सबको भी सपोर्ट करेगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। 11 जो काम करेगा वो 17 भी करेगा। राइट। तो हमें थोड़ा सा एडवांस लेके चलना पड़ेगा। राइट। और हम थोड़ा पीछे भी रहेंगे एकदम से एडवांस के, तो मतलब हम सारी जगह पे फिक्स हो पाए, इसलिए हमें ये वर्जन यूज करना चाहिए 17। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा डाउनलोड जेडीके 17 फॉर विंडोज, एंटर करो। तो ये आपका पहला लिंक मिला, इस लिंक को आप क्लिक करो और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया, विंडोज 64 x64 इंस्टॉलर। तो ये डाउनलोड का लिंक है। तो इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये लिंक मैं आपको कॉपी करके चैट पे देता हूँ। तो सीधे सीधे इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर, हमने डाउनलोड कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। तो सेकंड वन क्या कहता है कि हमें किसी एडिटर पे काम करना है। तो पहले क्या था, एक्लिप्स बहुत पॉपुलर था, लेकिन नाउ डेज अगर आज के करंट इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटेलिजा है। VS कोड भी पुराना है, ये भी अच्छा टूल है नो डाउट, एक्लिप्स भी अच्छा है जावा के लिए, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, इंटेलिजा नाउ डेज। तो हम क्या करेंगे, तो मोस्टली जो जावा डेवलपर्स हैं वो एक्लिप्स या इंटेलिजा यूज करते हैं, इन दोनों में से कोई एक। VS कोड को कम प्रेफर करता है, बट ये दोनों स्पेशली जावा के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम आधे सिलेबस में इंटेलिजा यूज कर सकते हैं, आधे सिलेबस में एक्लिप्स, जिससे दोनों के दोनों चीजों पे आपका फोकस हो जाए और लर्निंग हो जाए। राइट। तो अभी के लिए हम फोकस किस पे करते हैं, लेट्स से इंटेलिजा पे। तो अब इंटेलिजा आपको डाउनलोड करना है, तो फिर आपको एक गूगल पे फिर से जाना है और लिखना है डाउनलोड इंटेलिजा, सिंपल। तो यहाँ से इस पे क्लिक करना है पहले लिंक पे। तो यहाँ पे ये पहला जो वर्जन दिखा रहा है इंटेलिजा आइडिया अल्टीमेट, तो ये पेड वर्जन है, तो ये लाइसेंस लगेगा इसका, तो ये हमें नहीं लेना है। फिर स्क्रॉल नीचे करो, तो यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन है, तो ये फ्री है। कम्युनिटी एडिशन का मतलब क्या होता है, फ्री वर्जन। तो हमें इसको लेना है। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आना है और सीधे सीधे ऐसे EXE पे क्लिक कर देना है। तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस ले लेता हूँ। तो जैसे EXE पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट सी, तो यहाँ पे देखो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, तो इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। राइट। तो ये 2 लिंक मैंने आपको चैट में दे दिया है। तो आपने ये 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया। नाउ तीसरे सॉफ्टवेयर पे आओ। तीसरा सॉफ्टवेयर है सेलेनियम, चाहिए आपको। तो सेलेनियम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेट्स से, तो यहाँ पे जो कहाँ गया,
यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, लेट्स से selenium.dev। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करो। तो जब डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। तो हमें लेटेस्ट वर्जन पे काम करना है, तो इसमें क्या है 4.27। तो जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसको मैं इसका भी लिंक एड्रेस ले लेता हूँ कॉपी, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, देखो राइट। तो इसको भी क्लोज कर दिया मैंने। तो ये आपका तीसरा सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया चैट में। एंड नाउ फोर्थ थिंग इज कि आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन जो है वो हम दो तरीके से करेंगे। एक तो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है, लेट्स से जस्ट मैं गूगल पे सर्च करता हूँ ओपन सोर्स HRM नाम है आई थिंक। ये है शायद, लेट मी सी। नहीं, ये लिंक नहीं है, इसका लिंक ये है क्या? क्लिक करो फिर से इस पे। नेक्स्ट, ये है आई थिंक। न्यू टैब पे करो। यस, तो इसमें देखो यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है। ये आपका एप्लीकेशन है। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसपे आप काम कर सकते हो। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है ये इनफैक्ट, और इसको आप एक रिज्यूमे पे भी लगा सकते हो। इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो ऑटोमेशन में चैलेंजेस आपको मिलेंगे ऑटोमेट करने में। तो ये एप्लीकेशन आप प्रेफर कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन हम इसको टारगेट कर सकते हैं और इसमें डेटा डालो, लॉग इन करो। तो देख रहे हो, ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। उसकी फंक्शनलिटी सबको पता है, जैसे आप कंपनी में लीव कैसे अप्लाई करते हो, बंदे कैसे हायर करते हो, सारी चीजें इसके अंदर है। और एक अच्छा एप्लीकेशन है, ट्रिकी है ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये चूज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको देता हूँ एक अपना सॉफ्टवेयर चैट पे, आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं बेसिकली। तो ये डाउनलोड करके आपको रखना कहाँ पे है? तो आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाना है और आपको एक सेलेनियम का फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाना है। और उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में ये सारे सॉफ्टवेयर ले आके यहाँ पे पेस्ट करके रखना है, चारों। तो चारों सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे रखना है। और कल हम क्या करेंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे और एक लोग के सिस्टम पे मैं इंस्टॉल करूंगा और सारी चीजें पूरा एंड टू एंड सेटअप बनाऊंगा, और सबको देख देख के वही करना है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, एज ए प्री कंडीशन आप अपने सिस्टम पे जाओ और वहां से कंट्रोल पैनल को सर्च, कंट्रोल पैनल में जाओ और कंट्रोल पैनल में जाके देखो अगर आपके सिस्टम में पहले से जावा है, किसी ना किसी के सिस्टम पे रहता है राइट। तो पहले से जावा है, अगर 17 वर्जन है तब तो ठीक है। अगर इसके अलावा जावा जितने भी दिख रहे हैं आपको सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि कल हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अगर जावा 17 मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अनइंस्टॉल कर दो सबको, बाकी अदर जावा वर्जन्स को यहाँ से हटाओ। तो जिससे हम कल फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मेक श्योर आप सब लोग ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और एक फोल्डर में रखोगे। कल एक लोग के सिस्टम पे मैं इंस्टॉल करूंगा, जिसको देख के सब लोग अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। दैट्स इट, क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। तो किसी को कोई क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस।